हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 5 के सारे स्नैपशॉट्स और सारे बैक क्वेश्चन। और स्नैपशॉट में इस तरीके से आपको कवर कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर भी ओवरव्यू बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आपने पुराने पांचों पार्ट्स इस वीडियो के नहीं देखे हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बी श्योर यू गो अहेड एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बी श्योर शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। एंड गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। Without any further ado, let's move on straight into the video. So हम करें snapshot number 1. A force is a push or pull on an object resulting from the object's interaction with one another. हाँ, हमें पता है कि जो ये क्या होगा, पता है फोर्स जो होती है पुश और पुल होता है, एक पुश या फिर पुल होता है, रिजल्ट करता है तब जब दो ऑब्जेक्ट साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स की जो होती है वो न्यूटन होती है और उसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। फोर्स आई कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। हमने देखा था फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट से ही होती हैं। जिसका एग्जांपल हमने किया था फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। हमने देखा था कैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इलोंगेट करती हैं। ये हमारा जो होता है ये कॉन्टैक्ट से होता है, इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। हमने फ्रिक्शन देखा था, फ्रिक्शन जो होती है अपोज करती है हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को। फ्रिक्शन अगर इस तरफ को है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है तो फ्रिक्शन इस तरफ को होगी। और फ्रिक्शन तभी होती है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, तभी फ्रिक्शन होती है। और फ्रिक्शन ज्यादा होती है रफ सरफेस के लिए, कम होती है स्मूथ सरफेस के लिए, और ऑयल लिक्विड इन सब के लिए बहुत कम फ्रिक्शन होती है। इसी वजह से हम वेट सरफेस पे फिसल जाते हैं। ओवरव्यू दिया मैंने आपको। और हमें बता दिया नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है। नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बिना कॉन्टैक्ट के होती है। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ग्रेविटी की मदद से आती है बिना कॉन्टैक्ट के, इसीलिए इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जब दो मैग्नेटिक मटेरियल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं बिना इंटरेक्शन के। आपने कभी देखा होगा दो मैग्नेटिक मटेरियल के सेम पोल, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को पास मिलाओ या साउथ साउथ को पास मिलाओ, तो क्या होगा, हम बीच में उनको रिपल्शन महसूस करेंगे। विदाउट टच वो पास में नहीं आएंगे, वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। बट अगर लाइक पोल्स हैं साथ में तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इससे हमें क्या पता लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है बिना इंटरेक्शन के हो रही है, इसलिए वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ऐसे चार्जेस जो अपनी एक जगह पे रुके हुए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जो चार्जेस मोशन नहीं दिखाते हैं। डायनामिक चार्जेस वो होते हैं जो हमारे सर्किट के अंदर चलते हैं, वो चार्जेस की वजह से करंट में पैदा होता है, जिस वजह से बल्ब ग्लो करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह, ये सारे कंसेप्ट तब हम पढ़ते हैं जब डायनामिक चार्ज होता है, जो चार्ज चल रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वो चार्ज होता है जो अपनी जगह से नहीं हिलता। हमने देखा अगर हम कोम को अपने हेयर्स पे या फिर किसी पॉलिथीन मटेरियल पे रब करेंगे तो क्या होता है, हमारे जैसे मटेरियल, मानो मैंने एक सेकंड में आपको एग्जांपल देती हूँ। ये हमारा मान लो बलून है, और ये हमने हमने ये वाली एक्सेस जो है, ये एक्सपेरिमेंट हमने इसी चैप्टर के अंदर किया है। हमने लिया एक क्लॉथ, हमने इस क्लॉथ से इसको रब किया। तो मानो अगर इस क्लॉथ ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, तो इसने पॉजिटिव अमाउंट, सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया होगा इस सरफेस पे। ठीक है। और अगर इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है तो इसने उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया होगा। तो दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के, जब हम इनको पास में लेके आएंगे तो ये विदाउट कांटेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर ऐसे ही दो, मान लो दो ऐसे दो कंटेनर है, दो बलून्स मान लो हमने, क्योंकि हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था बलून्स वाला। दो बलून्स मान लो, दो बलून्स हैं साथ में, अगर हमने उनको एक ही मटेरियल से रब किया तो दोनों के पास सेम पोलैरिटी का चार्ज होगा। इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन समझा दी मैंने आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब समझा दिया। मस्कुलर फोर्स भी होगी। ये सब कुछ हमारा हो गया। एक बार पढ़ के बता देती हूँ। फोर्स कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। Muscular force and friction force are some example of non-contact force. Magnetic force, gravitational force, electrostatic are example of non-contact force. Forces can change an object's speed, direction, or its motion, or both force can change the shape of an object. देखो, फोर्स जो होती है एक ऑब्जेक्ट के मोशन को या डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे देखो, कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, एक पॉइंट पे, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे, जब एक वर्टिकल मोशन में एक ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो मानो बॉल फेंकी अपने वर्टिकल मोशन पे ऊपर को गई, वो ऊपर को जैसे जाएगी उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। एक पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि वेलोसिटी मतलब स्पीड उसकी जीरो हो जाएगी। जब जीरो होगी तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। जैसे डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे वो ग्राउंड पे हिट करेगी। क्यों गिर रही है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रही है, इस वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है, ग्रेविटी उसको जल्दी जल्दी नीचे खींच रही है। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का।
ये था। और क्या करना है हमने, हमने देखा डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वजह से डायरेक्शन चेंज हुई, आपने देखा वेलोसिटी ने ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा, इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और हमने एक ये भी देखा था कि अगर हम सीधे रोड पे जा रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, हमें पीछे से कोई खींचता है, मानो हम 5 न्यूटन की फोर्स से बाइसिकल आगे को ले जा रहे हैं, अगर 5 न्यूटन कोई अप्लाई कर रहा है तो हमारी जो स्पीड है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है। अगर हमारी मानो जिस बंदे ने भी हमारी स्पीड को कम करने की कोशिश करी, उस बंदे ने 5.1 न्यूटन, जस्ट अ लिटिल बिट मोर देन द फोर्स वी आर अप्लाइंग, उसने अप्लाई किया, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। अगर वो फोर्स कंटिन्यूअसली पीछे को लगाते रहेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल इसमें फ्रिक्शन का भी किया था, जैसे फ्रिक्शन कैसे ऑब्जेक्ट को रोक लेती है। हमने ये भी देखा था कि फ्रिक्शन देखो कैसे होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। धीरे धीरे अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी तो फोर्स भी कम होगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और धीरे धीरे जब हमने एक बॉल को रोल करते हैं तो उसकी स्पीड एक पॉइंट धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है तो फोर्स भी कम हो रही है। इस वजह से क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके वो फ्रिक्शन की वैल्यू से उसकी फोर्स कम हो जाती है, जिस वजह से फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाता है। तो हमने देखा कैसे एक मोशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हमने देख लिया। एक बार ये वाला कंसेप्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ आया। देखो, आ, दूसरा पेन होते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारे एक्सेलरेशन का। अगर हमने एक बॉल को रोल किया है ग्राउंड पे, वो धीरे धीरे आगे जाएगी, तो किसी वेलोसिटी से वो आगे गई, मानो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, तो धीरे धीरे जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी फाइनल धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब बड़े में से छोटा हम माइनस करें, तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रही है। कम एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन कम हुई, दोनों साथ में है, मतलब अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो जो हमारी फोर्स है ये भी कम होगी। फोर्स कम होगी, अगर मानो आपने एक्सेलरेशन आपकी बढ़ती है तो आपकी फोर्स भी बढ़ेगी। तो अगर हमारी बॉडी की, जब हमने रोल करी बॉल, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू से कम हो जाएगी। फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन की हर सरफेस के लिए कुछ वैल्यू होती है, और फ्रिक्शन एडजस्टिंग होती है। फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई, तो वो तब मैक्सिमम वैल्यू यूज करेगी जब उसको जरूरत होगी, वो जितनी फोर्स की जरूरत होती है वो उतनी ही अप्लाई करती है। जब हम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तब हम फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तभी चल पाते हैं। अब मानो जब हमारी बॉल आगे को जा रही थी, तो मतलब उसकी जो फोर्स की वैल्यू थी वो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा थी, तभी वो आगे को जा रही थी। पर एक पॉइंट पे जब उसकी वेलोसिटी कम हुई तो उसकी एक्सेलरेशन कम हुई, एक्सेलरेशन कम हुई तो फोर्स कम हुई, फोर्स कम होने की वजह से उसकी फोर्स जो थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम हो गई। इस वजह से एक पॉइंट पे जाके बॉल हमारी रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये असली कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मोशन का बता दिया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होना भी बता दिया मैंने, कैसे स्पीड चेंज हो रही है। फोर्स की वजह से स्पीड चेंज होती है धीरे धीरे। अगर इसी फॉर्मूले में अगर हम देखें, तो देखो, इसी फॉर्मूले में देखें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास मैंने आपको बताया था, हाउ इज मास डिफरेंट फ्रॉम वेट, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो देखो, अगर हमारी फोर्स कम होती है, अगर हम साइकिल चला रहे हैं, हमने पेडल करना रोक दिया, पेडल करना रोक दिया, तो वो अपने आप एक पॉइंट पर जाके रुक जाती है साइकिल अपने आप। क्यों? इस टाइम पे हमने स्पीड तो नहीं चेंज करी, क्योंकि हमने पेडल मारना रोका है, मतलब हमने फोर्स अप्लाई करनी बंद की है। जैसे ही फोर्स कम होगी वैसे ही एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। तो अब आप सीखे कैसे, हमने स्पीड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, मोशन देख लिया, और शेप। अब शेप की बात करते हैं। देखो, अब हमारे पास मानो एक बलून है, इसको रेस करते हैं पहले। आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर में कराया है। तो देखो, हमारे पास बलून है, दिस इज द बलून। ठीक है, ये बलून है, अच्छे से बलून बनाएंगे। ये क्या होगा, चलो मानो ये बलून है आपका, ठीक है। इसमें इधर को फोर्स लगाई, जो फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देती है उसको हम बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से। हमने इस पे फोर्स लगाई तो एक पॉइंट पे जाके मानो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये पिचक गया ना, और जैसे ही हम प्रेशर लगाना बंद कर देंगे, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि हम फोर्स से कैसे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करते हैं। मानो आपने क्ले लिया, एक सेकंड इसको भी हटा देते हैं। आपने क्ले लिया, आपने क्ले की एक बॉल बनाई, ठीक है, आपने उस पर अप्लाई किया प्रेशर। आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, ये बॉल जो है ये फ्लैट हो जाएगी ऐसे। इससे हमें क्या पता लगता है कि हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ अगला है, आते हैं हम, फोर्स विच कैन कम,
Force which comes into play when object moves or try to move over another surface is called force of friction or simply friction. It acts always in the opposite direction of the motion. ये देखो फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया. देखो फ्रिक्शन हमेशा हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगी. इस वजह से ही हम कहते हैं कि चलती हुई बॉल रुक जाती है. ऐसे में आपको याद है कोई भी चीज ऐसे स्लाइड कर रही है आगे कोई पॉइंट के बाद वो रुक जाएगी क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमेशा हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगती है और हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होती है. रफ सरफेस की ज्यादा होती है, लिक्विड्स की कम होती है, ऑयल की बहुत कम होती है और स्मूथ सरफेस की थोड़ी कम होती है. तो आप समझे कैसे फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट चलेगी. ऐसे नहीं आप इस तरफ को जा रहे हो तो इधर फ्रिक्शन लग रही है तो अगर आप इस तरफ को जाओगे तो फ्रिक्शन आपकी डायरेक्शन में लगेगी. नहीं, आप अगर इधर को जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर को, और अगर आप इधर को जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर को. हमेशा ऑपोजिट लगेगी फ्रिक्शन. और हम कहते हैं जिस भी सरफेस ये कांटेक्ट से होती है क्योंकि अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस चलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश कर रहा है, तभी फ्रिक्शन एक्ट में आती है, वरना फ्रिक्शन एक्ट में नहीं आती. तो आपने हमेशा देखा होगा कि फ्रिक्शन ऐसी तो नहीं लग रही हम खड़े हैं हम पे फोर्स लग रही है. नहीं, जब हम चलने की कोशिश करते हैं एक ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा कि हम रेत पे चलते हैं डिफरेंट फील होता है, लिक्विड पे चलते हैं डिफरेंट फील होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग है. ऐसी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती. जब हम दूसरे सरफेस पे चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उस सरफेस पे, तब फ्रिक्शन काम करती है. यही इस वाले हमारे पॉइंट में लिखा हुआ है. और एक चीज मैंने आपको बताई थी, हमारे पास और क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, बुक के क्वेश्चन था कि वेट सरफेस पे फिसल जाना क्यों इजी होता है. बिकॉज वेट सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है. इस वजह से फ्रिक्शन बहुत कम है, मतलब हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को कम ऑपोजिशन मिलेगी. कम ऑपोजिशन तो मतलब हम जल्दी फिसल जाएंगे. समझे. मैंने आपको पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट इसमें करा दिया है बहुत जल्दी जल्दी, तो जो एग्जाम से पहले देख के जाते हैं उनको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सब कुछ. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. और मैं अभी भी आपको कह रही हूँ जितने भी पार्ट्स मैंने इस चैप्टर के कराए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जरूर देखो. ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये आपका बेस बनाता है. फिजिक्स में आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, तो मैं आपको अगेन बोल रही हूँ सारी वीडियोस को अच्छे से देख के आओ क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेरी केयरफुली एंड आई टुक माई टाइम एक्सप्लेनिंग इट. यू नीड टू गो हेड एंड चेक इट आउट. अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ऊपर ऊपर से तो नहीं, अभी भी डिटेल में बता रही हूँ, पर इतने जल्दी बता रही हूँ कि अभी आपको हो सकता है हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो. तो आप इसीलिए जाओ, जो मैंने आपको आज आराम से पढ़ाया उसको आप पढ़ के आओ, तब आपको ये बहुत अच्छे समझ आएगा. आपके फिंगर टिप पे होगा. मैंने इतनी बार हर चीज रिपीट की है, मैं यहाँ ही दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ, तो सोचिए मैंने जो आपको असली में चैप्टर पढ़ाया वहां पे कितनी बार रिपीट किया होगा. मैं चाहती हूँ कि एक बार आपकी वीडियो देख के सब कुछ आपके कंसेप्ट एकदम फिंगर टिप पे हो, ऐसा ना हो आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो. चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. हमें पता है जो भी मैग्नेट एक मैग्नेटिक मटेरियल पे या अनदर मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है हम उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. इसको भी हम अच्छे से कराए हैं अभी. रिपेल का अट्रैक्शन का मैंने दोनों केस आपको बता दिए थे. The force exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force. जो जो चार्ज बॉडी एक दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब ऐसी फोर्स जो पैदा होती है रुके हुए चार्जेस की वजह से, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. ये चार्ज बॉडी पे भी हो सकता है और अनचार्ज बॉडी पे भी हो सकता है दूसरी चार्ज बॉडी की वजह से. The force by which an earth attracts object towards itself is called the gravitational force. It is always an attractive force. Gravitational force जो होती है ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है हमारी अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है. मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, बट ग्रेविटी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई चीज फेंकी वो अर्थ से रिपेल हो रही है. ऐसा नहीं होता. हमेशा अट्रैक्टिव होती है. कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो हमेशा ग्राउंड पे ही आएगी. ऐसा नहीं होगा ग्राउंड से दूर चली जाए. तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर ही होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी. The force with which Earth pulls an object towards itself is called weight of the object. The SI unit of weight is Newton. देखो फोर्स और वेट की दोनों की SI यूनिट न्यूटन ही होती है. पर फोर्स आपको पता है पुश एंड पुल होता है एक ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो हमारी जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है उसको हम वेट बोलते हैं. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट इज कि जो वेट होता है वो होता है कि कितनी फोर्स से ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, और मास होता है कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है.
तो वेट इज नॉट इक्वल टू मास। अगर हमें मास निकालना है एक ऑब्जेक्ट का, सॉरी, अगर हमने वेट निकालना है एक ऑब्जेक्ट का, तो वेट इज इक्वल टू एम जी। वेट जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम 10 ले लेते हैं कभी कभी। कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू लेनी है अपनी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। तो हम, नो 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 नो, नॉट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ डिफरेंट कांसेप्ट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको 10 भी लेते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर वेट और मास के इक्वल होता तो यहाँ जी का कोई काम ना होता, बट यहाँ पे जी भी है, इसका मतलब जो है वेट इज नॉट इक्वल टू मास। अगर हमने मास निकालना है एक ऑब्जेक्ट का, तो हमें उसमें ग्रेविटी इंटू करनी पड़ेगी, तो इससे हमें पता लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। मास क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि उस बॉडी का कितना मास है, कितना मैटर होगा उतना मास होगा। जो मास है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं भी जगह पे हम ये तो नहीं चेंज कर सकते ना एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, बट हम उसका वेट चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है, उस हिसाब से हम उसका वेट चेंज कर सकते हैं। वेट जगह जगह वेरी कर सकता है, बट जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। समझे आप? ऐसे हमें पता लगता है कि वाई इज वेट डिफरेंट देन मास, और कैसे डिफरेंट है हमें ये भी पता लगता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, remains unchanged where the weight, ये मैंने आपको बता दिया कि मास सेम रहता है बट वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। When an object is placed in liquid, the force applied by liquid on the object in upward direction is known as upthrust or buoyant force। अब जब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है, आपने कभी देखा होगा एक बॉटल को अगर आप भरी बाल्टी के अंदर पुश करो तो वापस बाउंस बैक करती है। वो बाउंस बैक क्यों करती है? क्योंकि नीचे से उसको डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होती है, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर buoyant फोर्स। और ये क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा पता है आपको, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो हमेशा नीचे को लगेगी, तो मतलब ऑब्जेक्ट पानी में डाल रहे हैं तो वो भी नीचे को ग्रेविटी की वजह से जाना चाहता होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट इक्वल है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। बट अगर हमारी अपथ्रस्ट कम है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को सिंक कर जाएगा। आप समझे? मैंने बता दी, जो भी लिक्विड ऊपर की तरफ को फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे, वो हम कहते हैं उसको अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स जो भी है इक्वल है दोनों, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर ग्रेविटी ज्यादा है बायोंड फोर्स से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा। इसी वजह से कई ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं और कई सिंक करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमने इसमें पढ़ा था कि वो बताते हैं कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है एक ऑब्जेक्ट से, उससे पता लगता है हमें उस पर कितनी बायोंट फोर्स लगेगी। ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है तो वो जो बायोंट फोर्स है वो इक्वल हो जाती है ग्रेविटी के, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है। बट अगर कम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाके, तो वो जो है ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी बायोंट फोर्स से। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी चैप्टर में पढ़ा था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कहाँ गया दिस वन, ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। तो ये रहे सारे स्नैपशॉट्स, मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत जल्दी करा दिया। आई थिंक 10 से 20 मिनट लगे होंगे, पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करा दिया। तो अगर आप ये भी देख के जाते हो तो ये ठीक है, मतलब सफिशिएंट है, बट मैं फिर भी आपको कहूंगी कंसेप्ट आपके बिल्ड करने के लिए आपको लॉन्ग वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। बट अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आपको कंसेप्ट कुछ नहीं समझ आए थे, कुछ अभी समझ रहे हैं, तो उसके लिए ये स्नैपशॉट वाला मोर देन इनफ था। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा फाइनली खत्म। ये थोड़ा लंबा चैप्टर था और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर था, तो इसलिए मैंने इसको बहुत टाइम लेके समझाया। Keep curiosity alive. Match item with column A with the items in column B. Match the followings आ गई। Muscular force, magnetic force, frictional force, gravitational force, electrostatic force. Cricket ball stops on its own just before touching the boundary line. जो क्रिकेट बॉल आपने फेंकी, अब आप आंसर मेरे को खुद देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर अपने आप खुद दो। आपने क्रिकेट बॉल को फेंका, वो बाउंड्री लाइन को टच करने से पहले अपने आप ही रुक गई, क्यों रुकी? क्या क्या वो मैग्नेटिक फोर्स से रुकी, ग्रेविटेशनल फोर्स से रुकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मस्कुलर या फिर फ्रिक्शन? किस वजह से? वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकी, बिकॉज धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो मतलब एक्सेलरेशन कम हुआ, एक्सेलरेशन कम हुई तो फोर्स भी कम हुई, फोर्स कम हुई तो एक जगह पे फ्रिक्शन की फोर्स से कम हो गई उसकी फोर्स, तो फ्रिक्शन की वजह से बॉल अपने आप एक पॉइंट पे जाके अपने आप रुक जाएगी। तो हम थर्ड को मैच कर रहे हैं ए से। नेक्स्ट, अ चाइल्ड लिफ्टिंग स्कूल बैग। चाइल्ड एक स्कूल बैग को लिफ्ट कर रहा है, ये कौन सी फोर्स होगी? अगर एक चाइल्ड स्कूल बैग को उठा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, बट अगेंस्ट ग्रेविटी तो काम कर रहा है, बट किस चीज से काम कर रहा है वो सोचो। ये तो मैंने बता दिया अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, बट वो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को लगती है ना हमेशा, तो क्या वो बैग को नीचे को फेंक रहा है? अगर वो फेंक रहा है और हम कहते हैं जमीन पे टच कर गया, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगेंस्ट ग्रेविटी तो ले जा रहा है, बट वो कौन सी फोर्स यहाँ पे यूज कर रहा है? मस्कुलर फोर्स।
चाइल्ड अपनी मसल फोर्स यूज कर रहा है बैग को लिफ्ट करने में। अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री। अब बताओ, एक फ्रूट जो है वो पेड़ से गिर रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हमने न्यूटन सर की स्टोरी सुनी है, आइजैक न्यूटन सर की, कि एक एप्पल जब पेड़ से गिरा तभी उन्होंने डिस्कवरी करी ग्रेविटी। तो फ्रूट अगर पेड़ से गिर रहा है तो क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बलून रब्ड ऑन ए वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। एक बलून को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया, वो हमारे हेयर स्ट्रैंड को अट्रैक्ट कर रहा है। बताओ 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 बताओ। चार्जेस की बात है तभी अट्रैक्शन हो रही है। हमारे हेयर में ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आया तभी अट्रैक्शन हुई बलून से। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस जो है वो रुके हुए हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी वाली फोर्स है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ, अगर एक कंपास नीडल अपनी मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रही है तो ये कौन सा फोर्स होगा? ऑब्वियसली कंपास नीडल इज मैग्नेटिक, सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स वाला है। State whether the following statement are true or false. Number one, a force is always required to change the speed of motion of an object. अगर हमें एक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड चेंज करनी है तो फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ट्रू और फॉल्स? अगर हमने स्पीड चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है मतलब एक्सेलरेशन चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करनी है, ये सब किस में आ रहा है? फोर्स में। दिस इज फोर्स। अगर फोर्स लगाएंगे तभी तो स्पीड चेंज होगी। अगर ये कोई चीज है वो कांस्टेंट फोर्स से जा रही है आगे, जब तक हम उसको और धक्का नहीं मारेंगे तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसको पीछे को नहीं खींचेंगे तो उसकी स्पीड कम नहीं होगी। तो क्या चीज हो रही है? फोर्स इज ऑलवेज चेंजिंग द स्पीड और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द रोलिंग बॉल ऑन ए फ्लैट सरफेस इंक्रीजेस। अगर एक फ्लैट सरफेस पे बॉल रोल करी है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। दिस इज ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिशन में हमेशा स्पीड कम होगी। फ्रिक्शन नेवर इंक्रीजेस द स्पीड, फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस द स्पीड, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो वहां पे कोई फोर्स नहीं है। दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही होती है, क्योंकि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज है और चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वहां पे। तो दिस इज ऑल्सो फोर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई कोई फोर्स नहीं होती। फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमेशा एक्ट करती है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हमने क्या किया? इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट Next, next we are doing 3. Question number 3. Two balloons rubbed with a woolen cloth are brought near each other. What happens and why? अगर दो बलून्स को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया और उसको हम पास में लेके आए तो क्या होगा? उनमें रिपल्शन होगी, बिकॉज दोनों में एक ही पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा और एक ही पोलैरिटी के चार्ज आने की वजह से सेम पोलैरिटी वाले चार्ज, लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब सेम सेम पोलैरिटी के, अगर माइनस आया तो दोनों पे माइनस आया, अगर प्लस आया तो दोनों पे प्लस आया। इस वजह से क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम like charges never attract each other, they always repel each other। तो यहाँ पे रिपल्शन हम देखेंगे बिकॉज दोनों लाइक चार्जेस थे, इस वजह से वहां पे रिपल्शन होगा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर फोन फोन क्या हो गया यार? क्वेश्चन नंबर 4। when you drop a coin in a glass of water it sinks, but when you place a bigger wooden block on water it floats, explain। अगर हम एक कॉइन को नीचे डालते हैं, एक हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक कर जाता है, बट एक वुडन वुडन बिगर वुडन ब्लॉक होगा तो वो फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? हम देखो, हमने पढ़ा कि ग्रेविटी अगर ज्यादा लग रही होगी बायोंट फोर्स से तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंक वाला केस है तो इसका मतलब जो ग्रेविटी थी वो बायोंट फोर्स से ज्यादा थी, इस वजह से ऑब्जेक्ट सिंक कर गया। तो हमारे कॉइन में ग्रेविटी ज्यादा लग रही थी बायोंट फोर्स है, इसलिए वो सिंक कर गया। सिंक वाला केस है। अब फ्लोट वाला केस हमने पढ़ा था, जब ग्रेविटी और बायोंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तब वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। हमारी बुक के हिसाब से ये आंसर ही होगा कि इस वाले केस में, हमारे कॉइन वाले केस में ग्रेविटी जो थी वो ज्यादा थी। ग्रेविटी ज्यादा थी बायोंट फोर्स से, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर गया। बट ठीक है, अगर फ्लोट वाला केस है तो हम कहेंगे ग्रेविटी इक्वल थी बायोंट फोर्स के, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट फ्लोट किया। तो समझिए आप, वुडन 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 क्या हो गया है?
जो बिगर वुडन ब्लॉक था वो फ्लोट करेगा क्योंकि उसमें ग्रेविटी और बायोन्ट फोर्स जो है वो इक्वल लग रहे हैं, इस वजह से फ्लोट वाला केस आया। सिंक में क्या होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है और बायोन्ट फोर्स कम होती है, इस वजह से ऑब्जेक्ट यार आज कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है। तो देखा आपने कि अगर ग्रेविटी जो है वो इक्वल होगी बायोन्ट फोर्स के तो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा। ये फ्लोट वाला केस हो गया। सिंक तब करता है जब ग्रेविटी ज्यादा होती है बायोन्ट फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। तो इसमें हमने सिंक और फ्लोट दोनों वाले केसेस देख लिए। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन है। इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है उसको ऊपर को थ्रो किया गया, इट स्लोज डाउन, एक टाइम पे वो स्लो कर जाती है, स्टॉप्स मोमेंटरली, कुछ मोमेंट्स के लिए स्टॉप करेगी एंड फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, हमें बताना है कौन सी फोर्स उसमें एक्ट कर रही है। एक बॉल ऊपर को जा रही है तो कौन सी फोर्स उस पर लग रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही है। होल्ड ऑन। चलो अब ये वाला केस मैं आपको ढंग से समझाती हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, किसी को ढंग से समझते हैं। देखो, एक बॉल की पहले हम जर्नी बनाएंगे। हमने बॉल को, यहाँ थी बॉल, बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी पहुंची, फिर उसने अपना मोशन चेंज किया, वापस से नीचे को आई। देखो, ऊपर को गई बॉल, यहाँ रुकी, तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, नीचे को आई। ठीक है, एक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है उसकी वेलोसिटी स्पीड जीरो होगी, इस वजह से उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। ऐसी तब भी होता है जब हम फ्लैट सरफेस पे जाते हैं तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस अटेन कर लेते हैं, तब हम रुकते हैं, वो भी वेलोसिटी की वजह से ही होता है। तो इस हाँ, वर्टिकल मोशन में भी ऐसी होगा। ऊपर को जब गई, हमें पता है ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। दूसरा कलर लेते हैं पहले। ग्रेविटी जो है, ये वाला कलर लेंगे। ग्रेविटी हमेशा हमें पता है कि नीचे को लगेगी, ठीक है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। और बॉडी का जो मास है वो भी नीचे को ही लग रहा होगा। तो mg, मतलब mg नीचे को लग रहा है, मतलब इसका वेट निकालेंगे तो हम वेट जो है इसका नीचे को लग रहा है mg। तो इसमें क्या देखा हमने, फोर्स कौन सी लग रही है इसमें से, कौन सी फोर्स है, वेट इज नॉट अ फोर्स, मास इज नॉट अ फोर्स, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने देखा कि जब अपवर्ड बॉल जा रही है तो ग्रेविटी लग रही है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड, मतलब नीचे को, ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। हमेशा हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे को ही लगेगी, ऐसा तो है नहीं ऊपर को बॉल जा रही है तो ऊपर को ग्रेविटी लगेगी, ऊपर को लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। कभी भी ग्रेविटी जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ग्रेविटी हमेशा नीचे को ही लगती है। जब हमारे जो बॉल है ये अपने ऊपर वाले मोशन पे है तब इसकी नीचे को ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी इसमें एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स। होल्ड ऑन, इसमें ग्रेविटी को मैं आपको ऐसे लिखने में, ठीक है, क्या ये कौन सी भाषा चलती है, समझ जाओ, मैं आपको जी से लिख के दिखा रही हूँ ग्रेविटी, ठीक है, दिखा नहीं जा रहा है माउस से। जो ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड लग रही है इसमें। इससे अच्छा तो ना ही लिखे है ना, इससे अच्छा तो ना ही लिखे। गाइस ट्रस्ट में मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, ये माउस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, अगर ऊपर के मोशन में है तो हमने देखा ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगेगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब डाउनवर्ड जब आ रही है बॉल तो डाउनवर्ड किस में आ रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो ऑब्वियसली नीचे को फिर ग्रेविटी लग रही है। पर इस टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है, तो ग्रेविटी हम इधर लिखेंगे, ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब नीचे को आ रही है तो ऑब्वियसली ग्रेविटी लगी रही है ना। जब वो अपवर्ड गई तब नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी लगी, पर जब वो नीचे को आ रही है तो नीचे की ही डायरेक्शन में ग्रेविटी है। तो पहले केस में था ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, बट सेकंड केस में जो था ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो फिर भी डाउनवर्ड ही है क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी जीरो हुई तब वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में आई। क्यों ग्रेविटी की डायरेक्शन में आई, बिकॉज ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही थी। नीचे को खींचने से क्या हुआ, टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। पहले पहले में क्या हुआ, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, डायरेक्शन मोशन ऊपर को था, ग्रेविटी नीचे को थी, तो ग्रेविटी नीचे को लग रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हमारे जो था ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या था, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। टॉप मोस्ट पे क्या था, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स थी, जिस वजह से वो अपने अपने जो बॉल थी उसको अपनी तरफ को खींच रही थी। तो तीनों हमारे पार्ट्स में ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है, बट ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वो सेम है, बट अगर हम उसको देखें हम अपने मोशन के तरफ से, तो ग्रेविटी नहीं चेंज हो रही है, बट मोशन डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। डायरेक्शन का मोशन चेंज, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस वजह से ग्रेविटी जो है अलग अलग तरीके से एक्ट कर रही है। ऊपर को बॉल गई, नीचे को ग्रेविटी लगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ग्रेविटी नीचे को खींच रही है फिर से, बट जब वो नीचे को आ रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है।
तो यही चेंज आया, बट है ग्रेविटी ही तीनों केसेस में। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, कितने क्वेश्चन हैं टोटल? Ooh, there are so many questions. There are 10 questions. We are at question number 6. A ball is released from point P and moves along an inclined plane and then along the horizontal surface as shown in figure 5.6. एक बॉल को रिलीज किया हमने पॉइंट P से, जो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगी नीचे को, ऐसे आएगा, ऐसे आएगी बॉल। ठीक है, देन इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट ए, फिर पॉइंट ए पे आके वो स्टॉप कर जाएगी, इधर वो स्टॉप करेगी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, थिंक ऑफ द वे सो दैट व्हेन द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, आप अपने ऐसे तरीके सोचने हैं जिससे बॉल को हम सेम पॉइंट पे रिलीज करें, बट वो ए से पहले रुक जाए, पॉइंट ए से पहले रुक जाए, और एक पॉइंट ए के बाद रुके। तो अगर हमने पॉइंट ए से पहले रोकनी है बॉल को, इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है बॉल को, ऐसे गिरा रहे हैं, तो हमने उसको अगर ए पॉइंट से पहले रोकना है तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पहले आप देखो कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। हमने फ्रिक्शन पढ़ी है, ये क्वेश्चन जो है ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है। हमने अगर पॉइंट बॉल को पॉइंट ए से पहले रोकना है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट ए से पहले रुकना है मतलब उसकी जो स्पीड है वो पॉइंट ए से पहले ही कम हो जानी चाहिए। स्पीड कम होने के लिए क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ानी पड़ेगी हमें। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम सरफेस को रफ करेंगे। आप स्प्रिंकल कर सकते हो, सैंड स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल, आप स्टोन, छोटे छोटे पत्थर आप डाल सकते हो इस पे, जिस वजह से क्या होगा? इसकी फ्रिक्शन सरफेस की बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उसकी स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाएगी, ए पॉइंट से पहले ही जाके बॉल रुक जाएगी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था कि फ्रिक्शन को आपने इंक्रीज कर देना है। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्शन को आपने इंक्रीज कर देना है पॉइंट ए में, सॉरी सॉरी, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड है हमारा ए के बाद रोकना है, हमने ए के बाद रोकना है मतलब स्पीड उसकी ए के बाद कम होनी चाहिए, तब वो फ्रिक्शन से रुकेगी। बाद में रुकने का मतलब हमें फ्रिक्शन सरफेस की कम करनी पड़ेगी। तो आप ऑयल डाल सकते हो, आप इस इंक्लाइन प्लेन पे ऑयल डाल दो या फिर वाटर डाल दो, तो बॉल जो है वो ए पॉइंट के बाद जाके रुकेगी, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन जो है वो बढ़ गई, सॉरी उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो गई। फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत देर बाद रुकेगा, तो वो पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद रुकेगा। फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो वो पॉइंट ए से पहले रुक जाएगा, फ्रिक्शन कम करोगे तो वो पॉइंट ए के बाद रुकेगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछ किस बारे में रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। Now we are going to do question number 7. Why do we sometimes slip on smooth surface like ice or polished floor? Explain. मैंने आपको बताया हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, तो हम पॉलिश्ड वेट सरफेस या फिर आइस पे क्यों स्लिप कर जाते हैं? बिकॉज इनकी फ्रिक्शन बहुत कम है। कम फ्रिक्शन मतलब हम बहुत जल्दी फिसल जाएंगे। तो इसका यही आंसर है, मैं 3 बार 4 बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। If is there any force being applied on an object in a non-uniform motion? क्या एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो मतलब स्पीड उसकी कम हो रही ज्यादा हो रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है वो, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कम हो रही है। उस ऑब्जेक्ट पे क्या कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है? तो हमें कह रहे हैं अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या उसकी स्पीड, जो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्या उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है? अभी हमने देखा कि एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक उसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर को जब जाती है तो कम होती है स्पीड उसकी, ठीक है। और फिर जब वो नीचे को आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब ये जो है इसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, इसका मतलब ये एक नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। बॉल को ऊपर फेंकना, नीचे आना बॉल का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इनफैक्ट अगर आप बॉल के सिर्फ ऊपर जाने को ही देखो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, बिकॉज स्पीड ऊपर को जाते हुए कम हो रही है, नीचे को आते हुए बढ़ रही है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखो हमने इसको जब देखा था, अभी हमने ऊपर किया कि तीनों इसके जो भी पॉइंट्स हम देखे, अपवर्ड, डाउनवर्ड और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट था, उन सब पे जो थी ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। ग्रेविटी इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो हमने देखा यहीं से हमें पता लग गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी फोर्स एक्ट कर रही होती हैं, जैसे इस वाले एग्जांपल में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ऐसी और भी बहुत एग्जांपल होते हैं, बट आपकी बुक में ये वाला एग्जांपल दिया है तो मैंने आपको ये वाला बता दिया, ठीक है। एक बॉल जो होती है उसकी अपवर्ड जर्नी में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे या फिर डाउनवर्ड जर्नी पे, जो सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हैं, इन सब पे देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तो कोई यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो रुक गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। उसको छोड़ के जो अपवर्ड जर्नी है और डाउनवर्ड जर्नी है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है, और दोनों में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ पे मेजर करेंगे तो वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगा, ठीक है। मून पे इसकी वैल्यू 1/6 हो जाएगी, मतलब 6 गुना कम हो जाएगी। अब देख रहे हो इधर,
6 गुना कम हो रही है। डज दिस मीन कि मास भी 1/6 हो जाएगा? हमने ये देखा कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कि बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा ये क्या बोलते हैं वेट है ऑब्जेक्ट का, ये चेंज हो रहा है। अर्थ पे अलग है, मार्स पे अलग है, मून पे अलग है, सॉरी मून पे दिया है, मून पे अलग है, अर्थ पे अलग है, बट जो ऑब्जेक्ट का मास है ये दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने 1 न्यूटन का मास लिया है तो वो सेम है अर्थ पे भी, सेम है मून पे भी, बट जो उसका वेट है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑल्सो। वेट का फॉर्मूला हमने देखा था कि वेट डिपेंड्स ऑन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको बोला था अर्थ पे जो इसकी वैल्यू है वो 9.8 है, बट मून पे इसकी वैल्यू अलग होती है। इस वजह से अगर ग्रेविटी की वैल्यू बदल रही है तो वेट ऑब्जेक्ट का बदल रहा है। जहां जहां ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होगी वहां पे वेट अलग अलग होगा, बट मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मून पे चेंज क्यों आया 1/6 का? क्योंकि वहां की ग्रेविटी अलग है, और अलग होने की वजह से उसका जो वेट में चेंज आया वो 1/6 का आ गया, बट मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट डजेंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। इस वजह से जो मास है वो सेम रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा। समझ गए? नाउ लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस चैप्टर का। हमें यहाँ पे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट ये दे रखे हैं, ठीक है, इमेज हमें दिया है। 3 ऑब्जेक्ट 1 2 3 ऑफ द सेम साइज शेप आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर प्लेस्ड इन वाटर। दे आर डिप्ड इन डिफरेंट डेप्थ एज शोन इन फिगर 5.7। हमने सेम साइज शेप और मटेरियल के ऑब्जेक्ट लिए हैं, अलग अलग डेप्थ पे डिप किया गया है इनको पानी के अंदर। इफ द वेट ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट इज 1 2 3, W1 W2 W3, मतलब 1 का W1, 2 का W2 और 3 का W3 वेट दिया गया है रिस्पेक्टिवली। देन अभी हमें इसमें बताना है इस तीनों हमने ये इमेजेस देख के हमें बताना है कि किसका वेट ज्यादा है, वेट का रिलेशन बताना है इन तीनों के बीच में। तो 1 का हमें दिया है W1, और 2 का दिया है W2, और 3 को हमने बोलना है W3। अब इनका वेट का रिलेशन बताना है। मैंने आपको बताया वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और मैंने हमें ये भी पता है कि जो मास है ये हर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, मास चेंज नहीं करता, तो मास को हटा दो। अब ग्रेविटी बढ़ी तो मतलब वेट भी बढ़ेगा। जिस पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही है वो ज्यादा डूबा हुआ होगा, आपको पता है, क्योंकि हमने देखा था कि बायोन फोर्स ग्रेविटी ज्यादा लगेगी तो ऑब्जेक्ट नीचे को सिंक करेगा। तो ज्यादा नीचे को सिंक कर रहा है मतलब उसमें ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, तो ग्रेविटी बढ़ाओ, ग्रेविटी बढ़ेगी। दूसरा कलर लेते हैं। बिल्कुल सही समझ। जब हम वजन की बात करते हैं तो ये मेरा चैट जीपीटी की बोल रहा है। ठीक। हम्म। ये क्या हो गया यहाँ पे? चल ही नहीं रहा था, हाँ। तो अगर देखो ग्रेविटी बढ़ी, इस फर्स्ट केस की बात करें अभी हम, फर्स्ट केस में ग्रेविटी बढ़ी तभी वो नीचे को डिप है, नीचे को ज्यादा सिंक है। ग्रेविटी बढ़ी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा मास तो कांस्टेंट है, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ा। वेट बढ़ा तो हमने देखा सबसे ज्यादा यही डूबा हुआ है, तो हमें ये तो पता लगे कि W1 जो होगा वो ग्रेटर होगा। बट अब W2 और 3 को देखते हैं, इन दोनों का केस भी देख लेते हैं। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, क्या हो गया यार यहाँ पे? हम्म। देखो मेरी बात सुनो। अब दूसरे वाले में हम देख रहे हैं वो कम डूबा हुआ है, बट फिर भी वो इस वाले से तो ज्यादा डूबा हुआ है। तो इस केस में मतलब इसमें भी ग्रेविटी इस वाले से ज्यादा लग रही है। तो इस वाले ज्यादा लग रही है, इसी वजह से ये ज्यादा डूबा है। तो ज्यादा डूबा है तो इसका मतलब वेट भी इसका ज्यादा है। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। ये वाला, ये क्या हुआ? ये वाला कौन सा आंसर है हमारा? W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है। क्योंकि हमने देखा जिसमें ज्यादा ग्रेविटी लगेगी वो ज्यादा डूबेगा, तो ज्यादा ग्रेविटी मतलब ज्यादा वेट, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है सब में, सबका जो भी मास होगा वो तो कांस्टेंट होगा। ग्रेविटी ज्यादा वेट ज्यादा। तो देखो जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी लगी वो सबसे ज्यादा डूबे, सबसे ज्यादा डूबा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसी वजह से ये ऐसे जाएगा। समझे? This was the last question of your chapter number 5, exploring forces. I hope you guys enjoyed this chapter. ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बी श्योर टू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं तो बी श्योर लाइक करना ना भूलें। पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि अब हम कल से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू वांट यू गाइस कैन गो ahead and check it out. So that was it for today's video, guys. I really enjoyed it and I hope you did too. चलिए, I am Srishti signing off. See you next time. Bye bye.